Welcome to everyone. Myself Mukesh Vyas, Associate Professor, Department of Physics, Government Mira Girls College, Udaipur. In this video, we are going to discuss about rectifier. There are two types of rectifier. We will discuss here half wave rectifier, अर्ध तरंग दिष्टकारी. Now, what is rectifier? First of all, we will discuss about rectification. Dishtkaran, the process in which alternating voltage is converted into direct voltage is called rectification. यानी वह प्रक्रिया जिसमें प्रत्यावर्ती वोल्टा को दिष्ट वोल्टा में परिवर्तित किया जाता है उसे दिष्टकरण कहते हैं. क्योंकि हमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्राप्त है, हम कई डिवाइस में डायरेक्ट वोल्टेज का उपयोग करना चाहते हैं, दिष्ट वोल्टा का उपयोग करना चाहते हैं, तो हम रेक्टिफायर का उपयोग करेंगे, दिष्टकारी का, जो उस अल्टरनेटिंग वोल्टेज को दिष्ट वोल्टा में परिवर्तित करेगा. रेक्टिफायर, द इलेक्ट्रिकल डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट विच प्रोवाइड्स रेक्टिफिकेशन इज नॉन एज रेक्टिफायर. यानी कोई भी विद्युत युक्ति या कोई उपकरण है जो दिष्टकरण प्रदान करता है, दिष्टकारी कहलाता है. द यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन. जो भी पीएन संधि डायोड हम इसका उपयोग करते हैं रेक्टिफायर के अंदर, क्यों करते हैं? उसकी एक दिशीय गुणधर्म. क्या होता है यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी? जब डायोड को फॉरवर्ड बायस किया जाता है तब उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, तो उसमें से बहुत अधिक मात्रा में करंट प्रवाहित होता है, मिली एम्पियर ऑर्डर का होता है. लेकिन जब हम उसे रिवर्स बायस करते हैं, पश्च बायसित करते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करंट फ्लो होता है, लगभग नगण्य धारा, जिसे हम शून्य मान सकते हैं. यानी एक दिशा में वो कंडक्ट करता है और दूसरी दिशा में कंडक्ट नहीं करता. एक दिशा में धारा प्रवाहित होती है और दूसरी दिशा में धारा प्रवाहित नहीं होती. इसे ही हम यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी कहते हैं. देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स. मुख्यतः दो प्रकार के दिष्टकारी होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर. अर्ध तरंग दिष्टकारी एंड पूर्ण तरंग दिष्टकारी. अब क्या होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर? हाफ वेव रेक्टिफायर इज दैट रेक्टिफायर इन विच ओनली हाफ ऑफ द इनपुट अल्टरनेटिंग वेव इज कन्वर्टेड इनटू आउटपुट डायरेक्ट वेव. यानी कोई भी इनपुट सिग्नल दे रहे हैं अपन, निवेशी संकेत, जो कि प्रत्यावर्ती होना चाहिए, अल्टरनेटिंग होना चाहिए, तो वो जो अल्टरनेटिंग वेव है उसका केवल हाफ साइकिल, जो अर्ध चक्र है, वो ही डायरेक्ट वेव में कन्वर्ट होता है. एंड रेस्ट हाफ ऑफ द इनपुट वेव इज यूजलेस. और जो निवेशी तरंग है उसका जो शेष अर्ध भाग है वो अनुपयोगी होता है, उसको वो कन्वर्ट नहीं कर पाता. इन दिस रेक्टिफायर ओनली वन पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड. इस दिष्टकारी में केवल एक संधि डायोड का उपयोग करते हैं. फुल वेव रेक्टिफायर इज दैट रेक्टिफायर इन विच कंप्लीट इनपुट अल्टरनेटिंग वेव इज कन्वर्टेड इनटू आउटपुट डायरेक्ट वेव. कंप्लीट इनपुट अल्टरनेटिंग वेव मीन्स जो पूरा होल साइकिल होता है, पूरा जो चक्र होता है, वो डायरेक्ट वेव में कन्वर्ट किया जाता है, दिष्ट तरंग में परिवर्तित किया जाता है. इन दिस रेक्टिफायर टू पीएन जंक्शन डायोड्स आर यूज्ड. इस दिष्टकारी में दो पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं. द एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज मोर देन दैट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर. इस दिष्टकारी की जो दक्षता है वो अर्ध तरंग दिष्टकारी की दक्षता से ज्यादा होती है. अब इस वीडियो में हम हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस करेंगे. ये इसका सर्किट डायग्राम दिखाया गया है दो अलग अलग स्थितियों में.
ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए है, धनात्मक अर्ध चक्र के लिए, और ये नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। द सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज शोन इन द गिवन फिगर। ये परिपथ आरेख दिखाया गया है अर्ध तरंग दृष्टिकारी का। In this circuit, an alternating voltage source having voltage VI is connected to primary coil of the transformer T. ये ट्रांसफार्मर है T, इसकी प्राइमरी कोयल से एक अल्टरनेटिंग सोर्स जोड़ दिया जिसकी वोल्टेज है VI. And from the secondary coil AB of this transformer, a diode D and load resistance RL are connected in series. तो इस सेकेंडरी कोयल से एक डायोड और एक लोड रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज VI इज इक्वल टू EM sin ओमेगा t इज अप्लाइड एट द प्राइमरी कोइल ऑफ द ट्रांसफार्मर। यानी यहाँ पर जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो EM sin ओमेगा t है, यानी उसका जो शिखर मान है, पीक वैल्यू है, वो EM है। अब दोनों में जो टर्न्स हैं, घेरे हैं, फेरे हैं, उनकी संख्या समान है, तो जितना वोल्टेज यहाँ अप्लाई कर रहे हैं उतना वोल्टेज हमें सेकेंडरी कोइल के अक्रॉस प्राप्त होता है। लेट एट एनी इंस्टेंट फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज VI, द एंड A एंड द एंड B ऑफ सेकेंडरी कोइल बिकम पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेस्पेक्टिवली। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें हम, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के वक्त, धनात्मक अर्धचक्र के वक्त, जो सेकेंडरी कोइल का A टर्मिनल है वो पॉजिटिव पोलरिटी का होगा और जो B टर्मिनल है वो नेगेटिव पोलरिटी का होगा, जिसके कारण क्या होगा, डायोड के P की ओर तो धनात्मक वोल्टता होगी और N की ओर ऋणात्मक वोल्टता होगी, जिसके कारण डायोड कंडक्ट करेगा। डायोड कंडक्ट करेगा, चालन करेगा, तो इसमें से करंट फ्लो होगा, तो इसमें से I करंट फ्लो होता है, जिसके कारण क्या होगा कि ये करंट RL में से भी फ्लो होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, विभवपात होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस प्राप्त होगा, विभवांतर प्राप्त होगा, जो हमें आउटपुट वोल्टेज के रूप में प्राप्त होगा। तो आउटपुट वोल्टेज V0 प्राप्त होगा I इंटू RL। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए है और ये नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखें, इन दिस कंडीशन द डायोड D विल बी फॉरवर्ड बायस एंड हेंस ए करंट I विल फ्लो थ्रू इट। In the negative half cycle of the input signal, the end A and the end B of secondary coil become negative and positive respectively. उल्टा हो जाएगा, पोलरिटी रिवर्स हो जाएगी नेगेटिव हाफ साइकिल में। A तो नेगेटिव पोलरिटी का होगा और B पॉजिटिव पोलरिटी का होगा। In this condition, the diode D become reverse biased and almost negligible current flow through it. इसमें से लगभग नगण्य धारा प्रवाहित होती है। Therefore, only for positive half cycle of the input signal, current flows through the load resistance RL connected in series with diode D. यानी केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही करंट फ्लो होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में कोई करंट फ्लो नहीं होता, जिसके कारण आउटपुट वोल्टेज हमें लगभग शून्य प्राप्त होता है। तो केवल आधा चक्र ही काम में आ रहा है, शेष जो आधा चक्र है वो काम में नहीं आ रहा। अब इसके अंदर हमने इसकी तरंग आकृति वेव फॉर्म दिखा रखी है। द वेव फॉर्म ऑफ आउटपुट वोल्टेज V0 इज इक्वल टू IRL इज फाउंड टू बी इन अकॉर्डेंस टू द गिवन फिगर। इस चित्र के अनुसार प्राप्त होती है। ये इनपुट सिग्नल दिया हुआ है जो साइन वेव के रूप में है EM sin ओमेगा t, और ये आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल ये तीसरा, तो उस समय हमें आउटपुट प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे भी आउटपुट प्राप्त हो रहा है। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं उस समय कोई आउटपुट प्राप्त नहीं हो रहा। तो ये हमने एक आइडियल कंडीशन बताई है, आदर्श स्थिति। लेकिन जब प्रैक्टिकल कंडीशन लें, यथार्थ स्थिति, तो रिवर्स बायस के अंदर भी थोड़ा सा वोल्टेज प्राप्त होता है, लेकिन हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि लगभग नगण्य धारा उसमें प्रवाहित होती है और वोल्टेज भी लगभग नगण्य होता है। तो इसमें करंट और वोल्टेज दोनों को दर्शाया गया है। ये करंट है और ये वोल्टेज है, यानी जितना इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं उतना का उतना आउटपुट वोल्टेज हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसकी शिखर वोल्टता
EM के बराबर है। दिस आउटपुट वोल्टेज V0 इज ऑलवेज पॉजिटिव बट इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इसका मान हमेशा पॉजिटिव है लेकिन टाइम के साथ परिवर्तित हो रहा है। इट मीन्स पल्सेटिंग DC वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड, यानी स्पंदमान दिष्ट वोल्टता या DC वोल्टता प्राप्त होती है। अगर ये टाइम के साथ बिल्कुल सीधी एक लाइन के रूप में प्राप्त होता तो एग्जैक्ट DC वोल्टेज होता, पूर्ण DC दिष्ट वोल्टता होती, लेकिन इसका मान समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। नेगेटिव प्राप्त नहीं हो रहा, एक ही दिशा में प्राप्त हो रहा है, लेकिन पल्सेटिंग प्राप्त हो रहा है। Practically almost negligible current flows in reverse bias condition of diode and hence almost negligible output voltage is obtained. Let RF be the resistance of diode in forward bias condition. जब वो फॉरवर्ड बायस दौड़ता है, जब उसके अंदर करंट फ्लो होता है और हमें आउटपुट प्राप्त होता है, उस समय डायोड का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, लेकिन कुछ न कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही है, तो RF मान लिया। एंड RS बी द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंडरी कोइल ऑफ द ट्रांसफार्मर, जो कि एक इंडक्टेंस है। सेकेंडरी कोइल एक प्रेरकत्व है, लेकिन उसका रेजिस्टेंस होता है कोइल का, तो उसका रेजिस्टेंस RS मान लिया। देन द करंट फ्लोइंग थ्रू लोड रेजिस्टेंस RL, क्या होगा उसमें से करंट, क्योंकि RL, RS और RF तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, और वोल्टेज जो अप्लाई किया है वो VI, जो अब हमने प्राइमरी कोइल में दिया है, तो सेकेंडरी कोइल के अक्रॉस भी यही वोल्टेज है। तो करंट I इज इक्वल टू VI अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। किरचॉफ्स लॉ से VI का मान EM साइन ओमेगा टी रख दिया। तो ये जब कब होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, जब समय का मान 0 से T/2, इसका टाइम पीरियड हो जाएगा वो जो वेव हम इनपुट में दे रहे हैं। हियर R इज इक्वल टू RF प्लस RS, RF और RS का योग R ले लिया तो ये आ जाएगा। अब EM अपॉन दिस, ये वोल्टेज का शिखर मान है, पीक वैल्यू है, उसमें रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर लें तो करंट का शिखर मान आ जाएगा, उसकी पीक वैल्यू आ जाएगी। तो I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। हियर IM इज इक्वल टू EM अपॉन RL प्लस R। और दूसरी स्थिति में एंड I इक्वल टू 0, यानी नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, when T/2 less than T less than T. Now, what is average value of pulsating current and voltage? जो हमें स्पंदमान धारा या वोल्टता आउटपुट में प्राप्त हो रही है, उसका औसत मान क्या होगा, यानी उसके अंदर AC पोर्शन भी प्राप्त हो रहा है और DC पोर्शन भी प्राप्त हो रहा है, तो हम औसत मान ज्ञात करेंगे, यानी DC पोर्शन कितना है वो हमें ज्ञात करना है। सिंस द करंट I इज ए यूनिडायरेक्शनल वेरिंग करंट, यानी जो करंट I हमें प्राप्त हो रही है वो एक दिशीय परिवर्ती धारा है, एक ही दिशा में है लेकिन परिवर्ती है। देयरफॉर टाइम एवरेज वैल्यू ऑफ वेरिंग करंट इज गिवन बाय, तो उस परिवर्ती धारा का समय औसत मान क्या होगा वो हम देखना चाहते हैं। तो ये होता है फॉर्मूला IDC इज इक्वल टू 1/T 0 से Ti dt। अब 0 से T/2 में I का मान ये प्राप्त होता है, लेकिन T/2 से T में 0 प्राप्त होता है, तो इसको अलग अलग कर दिया इंटीग्रल को, और I के मान दोनों कंडीशन में रख लिए। IM बाहर ले लिया, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ओमेगा बाहर ले लिया, लिमिट लगा दी 0 से T/2, तो लिमिट रख दी इसमें। अब हम जानते हैं ओमेगा टी इजिकल टू 2π होता है, तो ओमेगा टी इजिकल टू 2π रख दिया दोनों जगह। कोस पाई -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको सॉल्व किया तो IDC का मान आया IM अपॉन पाई, तो ये दिष्ट मान आएगा आउटपुट में। देयरफॉर एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंसेस, जो भार प्रतिरोध हमने लगाया उसके अक्रॉस वोल्टा का कितना मान होगा, उसका औसत मान कितना होगा, यानी निष्ठ मान कितना होगा, डायरेक्ट वोल्टेज कितना होगा। EDC इज इक्वल टू IDC RL, IDC का मान रख दिया, फिर IM का मान रख दिया, तो EDC का मान ये प्राप्त होगा। अब हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ज्ञात करेंगे किसकी, पल्सेटिंग करंट एंड वोल्टेज, स्पंद मान धारा तथा वोल्टा का वर्ग माध्यमूल मान ज्ञात करेंगे।
For a complete cycle of input signal, the square root of mean of square of current is known as root mean square value of current. यानी निवेशी संकेत के पूर्ण चक्र के लिए धारा के वर्ग के औसत का जो वर्गमूल होगा वो इसका RMS वैल्यू कहलाएगा, IRMS। तो हमने धारा का वर्ग किया, फिर उसका औसत लिया, तो औसत लेने के बाद इसका अंडर रूट लेंगे वर्गमूल, तो वो IRMS होगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया इसलिए अंडर रूट हट गया। अब 0 से t/2 के बीच ही i का मान है, तो 0 से t/2 में स्मॉल i का मान रख दिया Im sin ओमेगा t स्क्वायर में, इसलिए दोनों जगह स्क्वायर आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 sin स्क्वायर ओमेगा t का मान हो गया 1 माइनस कोस 2 ओमेगा t। इंटीग्रेट किया, 1 dt है इसके साथ, तो इसका केवल t हो गया। कोस ओमेगा t का 2 ओमेगा t का हो जाएगा sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा। फिर लिमिट रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ओमेगा t इक्वल टू 2 पाई रखेंगे, तो ये आ जाएगा Im स्क्वायर अपॉन 4। तो IRMS हो जाएगा Im अपॉन 2। दी RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज ERMS इज इक्वल टू IRMS RL, Im अपॉन 2 RL, Im का मान रख दिया, Em अपॉन R प्लस RL, तो ये हो जाएगा ERMS। तो ये IRMS हो गया और ये ERMS हो गया। अब एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर थीटा, दृष्टिकारी की दक्षता। द एफिशिएंसी ऑफ ए रेक्टिफायर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द आउटपुट DC पावर टू द इनपुट AC पावर। यानी इनपुट AC पावर कितना दे रहे हैं, उसके सापेक्ष कितना आउटपुट DC पावर प्राप्त हो रहा है। तो अगर जितना हम इनपुट AC पावर दे रहे हैं उतना का उतना आउटपुट DC पावर प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब सारा AC DC में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका रेशियो 1 हो जाएगा। तो अधिकतम दक्षता जो मैक्सिमम एफिशिएंसी वो 100% या 1 हो जाएगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, जो AC देते हैं वो सारा का सारा DC में कन्वर्ट नहीं होता है। तो कितनी दक्षता है ये हम देखना चाहते हैं। तो ईटा इज इक्वल टू PDC अपॉन PAC इंटू 100%। अब आउटपुट DC पावर क्या होगा, RL के अक्रॉस प्राप्त होगा, I स्क्वायर R होता है फॉर्मूला, तो PDC इज इक्वल टू IDC स्क्वायर RL, IDC का मान रख दिया। इनपुट AC पावर, AC पावर कितना इनपुट जो हम दे रहे हैं उसके लिए सभी रेजिस्टेंस हम लेंगे, तीनों रेजिस्टेंस, वही I स्क्वायर R टोटल रेजिस्टेंस ले लिया, IRMS स्क्वायर R प्लस RL, IRMS का मान रख दिया, तो ये PAC का मान हो गया। तो ये एफिशिएंसी इज इक्वल टू दोनों के मान रख दिए, PDC PAC, इसको सॉल्व किया, RL से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस R अपॉन RL। तो ये एफिशिएंसी आ जाएगी। इफ़ R इज़ वेरी वेरी लेस देन RL, जो रेजिस्टेंस R है, RF और RS का योग, उसका मान RL की तुलना में बहुत कम है, देन दी वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी, 40.6%, यानी केवल इतनी ही एफिशिएंसी प्राप्त होती है। और अगर RL बराबर हो तो एफिशिएंसी हो जाएगी 20.3%। रिपल फैक्टर, उर्मी का गुणांक क्या होता है ये? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव वैल्यू ऑफ आउटपुट अल्टरनेटिंग कंपोनेंट्स और रिपल्स। यानी आउटपुट में जो अल्टरनेटिंग कंपोनेंट प्राप्त हो रहे हैं, प्रत्यावर्ती घटक, चाहे वो करंट के रूप में लें चाहे वोल्टा के रूप में लें, टू दी आउटपुट एवरेज और डायरेक्ट कंपोनेंट, और निर्गत जो औसत या दिष्ट घटक प्राप्त हो रहे हैं उनके रेशियो के बराबर लिया जाता है। यानी आउटपुट में कितना DC कंपोनेंट आ रहा है और आउटपुट में कितना AC कंपोनेंट आ रहा है, तो रिपल फैक्टर का मान कम से कम होना चाहिए। यानी AC कंपोनेंट कम से कम होने चाहिए, तभी DC कंपोनेंट ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। तो R का मान कम से कम होना चाहिए। जिसके लिए R ज़्यादा होता है वो एक एफिशिएंट डिवाइस नहीं होती। तो हम करंट के रूप में लें इसको, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा IAC अपॉन IDC। ना टोटल पावर इन लोड, भार में कुल शक्ति कितनी हो जाएगी, पावर ऑफ DC कंपोनेंट यानी दिष्ट घटक की शक्ति और पावर ऑफ AC कंपोनेंट्स
एसी घटक की शक्ति, दोनों का योग मिलाकर कुल शक्ति हो जाएगी। अब टोटल पावर जो होगा लोड में, उसमें एसी और डीसी दोनों शामिल होते हैं, तो हम इसे आई आर एम एस स्क्वायर आर एल लेंगे। और केवल डीसी कंपोनेंट का लेना है तो आई डी सी स्क्वायर आर एल, और केवल एसी का लेना है तो आई ए सी स्क्वायर आर एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। फिर आई ए सी स्क्वायर का मान इसको इधर ले जाएंगे, फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब इसमें आई डी सी से डिवाइड कर दें, हमें ये चाहिए, तो अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो आई डी सी स्क्वायर हो जाएगा नीचे, ये डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ इस प्रकार आ जाएगा। फिर आई आर एम एस स्क्वायर का मान रख दिया, आई डी सी स्क्वायर का मान रख दिया, इसको सोल्व किया तो ये आ जाएगा 1.21, और परसेंटेज में लें तो 121%, यानी 1.21 यानी 1 से भी ज़्यादा है, यानी एसी कंपोनेंट का मान डीसी कंपोनेंट से ज़्यादा है। Thus, in half-wave rectifier, the alternating components in the output current are greater than the average value of direct current. Therefore, half-wave rectifier is not an efficient device without a filter. यानी फिल्टर के उपयोग के बिना ये एक दक्ष युक्ति नहीं है। फिल्टर का उपयोग कहाँ करते हैं हम? इस रेक्टिफायर के आउटपुट में हम एक फिल्टर लगाते हैं। उस फिल्टर का काम होता है एसी को रोकना और डीसी को जाने देना। क्योंकि इसमें एसी के कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है डीसी की तुलना में, तो एसी को रोकना पड़ेगा और डीसी प्राप्त करना है हमें, ताकि दिष्ट मान हमें अधिक से अधिक प्राप्त हो। तो बिना फिल्टर के ये एक दक्ष युक्ति नहीं है। व्हाट इज पीक इनवर्स वोल्टेज? प्रतीप शिखर वोल्टता क्या होती है? दिस इज दी maximum voltage that remains present on diode when no current is flowing through it. यानी डायोड पर एक ऐसी वोल्टता, उसके अक्रॉस एक ऐसी वोल्टता होती है, अधिकतम वोल्टता होती है जब उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो यहाँ हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा The diode used in any device should have the capacity to tolerate this voltage. यानी किसी भी युक्ति के अंदर हम जो डायोड का उपयोग कर रहे हैं उसके अंदर इस वोल्टेज को, इस अधिकतम वोल्टता को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। The maximum voltage on a diode in half wave rectifier when no current is flowing through it, यानी जब डायोड के अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड में जो अधिकतम वोल्टता होती है इज इक्वल टू द पीक वैल्यू ऑफ इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो वो निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता के शिखर मान के बराबर होती है, यानी ईएम के बराबर होती है। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने देखा था फॉरवर्ड बायस में डायोड कंडक्ट करता है, लेकिन रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं करता। उस समय उसके पी टर्मिनल पर नेगेटिव होता है और एन टर्मिनल पर पॉजिटिव होता है। तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसका जो मैक्सिमम मान है, अधिकतम मान, वो जो इनपुट हम दे रहे हैं उसके अधिकतम मान के बराबर होता है, ईएम के बराबर होता है। तो इस वोल्टेज को उसको सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी इस वोल्टेज के कारण उसमें किसी तरह का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, टूटन नहीं होनी चाहिए। टूटन होगी तो बहुत सारे चार्ज कैरियर्स निकलेंगे और उसमें सडनली बहुत सारी धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, उसे हमें रोकना है। तो ऐसा डायोड उपयोग में लेना पड़ेगा जिसमें वो वोल्टेज को सहन कर सके। देयरफॉर पीक इनवर्स वोल्टेज फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर इज इक्वल टू माइनस ईएम, क्योंकि पी पर नेगेटिव होता है और एन पर पॉजिटिव होता है, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज होता है माइनस ईएम। इसलिए इसकी प्रतीप शिखर जो वोल्टता होगी वो माइनस ईएम के बराबर होती है। थैंक यू।